गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ निकाल लिया था हम लोगों ने। Vx, Vy, Vz मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स व्हेन द वेलोसिटी इज रेंजिंग फ्रॉम Vx टू Vx प्लस dVx, Vy टू Vy प्लस dVy, Vz टू Vz प्लस dVz। इन तीनों के लिए अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स का काउंट, और जब ये तीनों कंडीशंस एक साथ लग रही हैं उसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल का काउंट। और उसके साथ हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन की, अगर आपके पास कोई पार्टिकल कोई मॉलिक्यूल है गैस का, उसके इस वेलोसिटी रेंज में रहने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हमने क्या बोला था, प्रोबेबिलिटी फंक्शन। तो हमने Px अलग से निकाल लिया था, Pvx अलग से निकाल लिया था, Pvy अलग से निकाल लिया था, Pvz अलग से निकाल लिया था, और कंबाइन भी हमने Pvx, Pvy, Pvz या फिर हम बोलें Pdvx, Pdvy, Pdvz वो अलग से निकाल लिया था कि अगर तीनों कंडीशन साथ लग रही हैं तब हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल, जब एक हमारा मॉलिक्यूल होगा तो उसके इन तीनों कंडीशंस के साथ प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कितने हैं, और अलग अलग कंडीशंस के साथ प्रोबेबिलिटी होने के चांसेस कितने हैं। तो वो इंडिविजुअल हमने एक्स वाई जेड कंपोनेंट के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया था, और कंबाइन एक्स वाई जेड के लिए मीन्स dvx, dvy, dvz के लिए प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिख लिया था। अब हम इसके ऊपर एक जनरल डिस्कशन करेंगे आज। सबसे पहला कि अगर हम निकालना चाहें, इसके लिए अगर हम देखना चाहें, हमने ये देख लिया था कि ये जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन हमारा आया, ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन आपका किस वैल्यू के अबाउट क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, मीन वैल्यू निकाल लेते हैं वेलोसिटीज़ की कि मीन वैल्यू या फिर हम बात करें एवरेज वैल्यू वेलोसिटी की क्या होगी। अगर आपके 10 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, उन 10 हम बात कर रहे हैं किसकी, ये जो चीज़ें हम सारी निकाल ली, हमने निकाली है इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए। तो इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए हम बात कर रहे हैं, आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं, उन 10 मॉलिक्यूल्स की अलग अलग वेलोसिटीज़ है कोई। अब देखो, स्पीड भी डिस्कशन किया था हमने, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी निकाला था और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी निकाला। आप लोगों ने नोट किया हो तो उनमें एक बेसिक डिफरेंस क्या है, जो इंटीग्रेशन स्पीड के केस में हम कर रहे थे वो 0 टू इन्फिनिटी हो रहा था, लेकिन वेलोसिटी के केस में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। क्योंकि जो आपकी स्पीड होती है वो उसकी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि स्पीड में केवल वैल्यू होती है, डायरेक्शन नहीं होती। तो इसलिए स्पीड की जब हम बात करेंगे हमेशा पॉजिटिव स्पीड की वैल्यू रहेगी, लेकिन वेलोसिटी की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में हम साथ में डायरेक्शन भी इंक्लूड करते हैं। तो वो क्या हो सकता है, दो वेलोसिटीज, दो पार्टिकल हैं, एक मान लो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा -x डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो एक सपोज दो ट्रक्स हैं आपके पास, ठीक है, एक तो x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, दूसरा -x में, दोनों की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर। एक ओरिजिन पे पॉइंट बीच में एक आदमी खड़ा हुआ है, तो उसके रिस्पेक्ट में अगर एक ट्रक की आप क्या लोगे, पॉजिटिव x की स्पीड को आपने प्लस ले लिया तो स्पीड तो उसकी भी प्लस ही होगी दूसरे वाले की। लेकिन अगर वेलोसिटीज़ की बात करोगे तो जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रक मूव कर रहा है उसकी स्पीड वेलोसिटी आपको क्या लेनी पड़ेगी, पॉजिटिव। तो जो नेगेटिव एक्स में मूव कर रहा है उसकी वेलोसिटी आप क्या लोगे, नेगेटिव वेलोसिटी लोगे। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी लेने के लिए तो मीन्स क्या हो गया, वेलोसिटी पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया अगर आपके पास 10 मॉलिक्यूल्स हैं और उन 10 मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी आपके पास कितनी होगी, सबकी वेलोसिटी जोड़ के वेलोसिटी, मीन वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी। तो वो कैसे निकालोगे भाई, आपके पास प्रोबेबिलिटी फंक्शन है कि इस मॉलिक्यूल के इस वेलोसिटी में रहने की इतनी प्रोबेबिलिटी है, इस मॉलिक्यूल के इस वेलोसिटी रेंज में रहने की इतनी प्रोबेबिलिटी है। अगर आप उस सारे प्रोबेबिलिटी फंक्शन को वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करके -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी इंटरवल में अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारे पास मीन वेलोसिटी निकल जाएगी। मतलब क्या हो जाएगा, अगर हमने प्रोबेबिलिटी फंक्शन को -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक इंक्लूड कर लिया, इसका मतलब आपने सभी पार्टिकल्स को, मॉलिक्यूल्स को इंक्लूड कर लिया, और इस प्रोबेबिलिटी फंक्शन को हमने वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास क्या निकल के आ गई, सभी की मीन वेलोसिटी निकल के आ गई। तो क्या हो गया हमारे पास, -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी इंटीग्रल Vx m/2 π k t। अब हमने क्या कर दिया, ये हो गया Vx
मीन वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रल वी एक्स पी वी एक्स इंटू डी वी एक्स। अब पी वी एक्स हम निकाल चुके थे कल, इक्वेशन नंबर 2.58 जो यहाँ पे दिखाई दे रही है ऊपर, इक्वेशन नंबर 2.58। पी वी एक्स डी वी एक्स किसके इक्वल है, एम बाई टू पाई के टी की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 KT इंटू डी वी एक्स। तो ये वैल्यू हम क्या करेंगे, वी एक्स के साथ इसको मल्टीप्लाई करके पुट कर देंगे। उसके बाद पुट करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, जो m बाई टू पाई के टी है ये तो बाहर निकल जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, m बाई टू पाई के टी की पावर हाफ बाहर निकल जाएगा, अंदर बचेगा वी एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 KT इंटू डी वी एक्स। इसको सोल्व करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड इंटीग्रल को यूज़ कर लेंगे। आर्टिकल जो आपकी बुक में दे रखा है 2.16, एक बार देख लेते हैं इसको। यहाँ पे ये क्या बोलता है आर्टिकल, इसमें हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स दे रखे हैं, ठीक है। इन स्टैंडर्ड इंटीग्रल्स में हमारे पास क्या है कि हमारे पास अगर कोई भी फॉर्म, अगर कोई इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल x की पावर n ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स की फॉर्म में ले रखा है, मतलब x की पावर n का मल्टीप्लीकेशन ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स के साथ, ठीक है। अब x की वैल्यू, n की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ n। अगर आपकी x की n की वैल्यू 0 है तो इस इंटीग्रल को हम क्या बोलेंगे, आई नोट बोलेंगे, ठीक है। तो ये आई नोट किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, आई नोट इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर 0 का मतलब 1, भाई किसी की पावर 0 का मतलब तो 1 होता है, x की पावर 0 ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू किसके इक्वल है, 1/2 अंडर द रूट पाई बाई बी। अगर आपका x हो जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1/2p। अगर आपका x स्क्वायर हो जाए तो ये इंटीग्रल की वैल्यू कितनी होगी, 1/4 अंडर द रूट पाई बाई बी क्यूब। अगर आपका x की पावर क्यूब हो जाए इंटू ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर डी एक्स 1/b स्क्वायर होगी। सिमिलरली i4 मिल जाएगा आपको एंड i5 इंटीग्रल मिल जाएगा, ठीक है, जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। अब इसमें साथ में एक कंडीशन और है, इसमें साथ में आपकी क्या कंडीशन है, अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इंस्टेड ऑफ 0 टू इन्फिनिटी। यहाँ पे जो आई नोट, i1, i2, i3, i4, i5 आपने लिखा, उसमें आपने देखा कि जो लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है वो कितनी है, 0 टू इन्फिनिटी है। हम बोल रहे हैं अगर लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी की बजाय माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी हो जाए, तब इंटीग्रल आई नोट, i2 और i4 जो इवन इंटीग्रल हैं, आई नोट, i2, i4 मतलब x की पावर जब 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, उस केस में तो इंटीग्रल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो आपकी यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है, आई नोट इज इक्वल टू जो भी वैल्यू लिख रखी है 1/2 अंडर द रूट पाई बाई बी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू इसके डबल हो जाएगी, तो 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया, 2 से 2 कट गया, बच जाएगा अंडर द रूट पाई बाई बी। तो अगर आई नोट, i2, i4, i6, i8 है आपके पास, तो इंटीग्रल की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, डबल हो जाएगी जो यहाँ पे वैल्यू लिख रखी है। लेकिन अगर आपके पास इंटीग्रल i1, i3, i5 है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। i1 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, i3 की भी वैल्यू 0 हो जाएगी, i5 की भी 0 वैल्यू हो जाएगी, अगर ये लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है इंस्टेड ऑफ 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो यही चीज़ हम यहाँ पे अब जो हम कर रहे थे उसमें यूज़ करेंगे। क्या देखेंगे हम, इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, जो ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है ना, वी एक्स इंटू, अब m/2 पाई के टी तो बाहर निकल गया, अंदर बच गया वी एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्क्वायर बाई 2 KT। अब जो माइनस m/2 KT को हम b के इक्वल लिख सकते हैं, तो ये बन गया ऊपर ई रेज टू पावर माइनस बी एक्स स्क्वायर इंटू डी वी एक्स। तो वही फॉर्म बन गई जो हम इंटीग्रल अभी हमने डिस्कस किए हैं। और यहाँ पे लिमिट कितनी है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और ये इंटीग्रल किसके कोरस्पोंडिंग मिल रहा है आपको, i1 के कोर्स, जिस i1 में आपको क्या था, x की पावर 1 थी, तो यहाँ पे x की जगह क्या आ गया, वी एक्स आ गया, x स्क्वायर की जगह क्या आ गया, वी एक्स स्क्वायर आ गया, और डी एक्स की जगह डी वी एक्स आ गया। दैट मीन्स अगर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी इस इंटीग्रल की वैल्यू है तो इसकी i1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी,
अगर लिमिट्स आपकी माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी है तो I1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो सामने इंटीग्रल आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, Vx की मीन वैल्यू 0 आ जाएगी। मतलब क्या हुआ, जो हम पहले ही बात बोलते आ रहे हैं कि आपका अगर इक्विलिब्रियम स्टेट है और इक्विलिब्रियम स्टेट में पार्टिकल क्या होंगे, मोशन में तो होंगे, लेकिन मान लो सपोज एक वेलोसिटी रेंज में जितने पार्टिकल्स ने एंटर किया उतने ही लीव कर जाएंगे, तो वो स्टेट आपको एक तरह से सैचुरेट टाइप का स्टेट दिखेगा कि यहाँ पे कोई भी पार्टिकल का मोशन नहीं हो रहा। और मीन वेलोसिटी, मान लो कोई 2 पार्टिकल्स उसमें एंटर कर गए तो दो पार्टिकल उससे बाहर निकल जाएंगे उस वेलोसिटी रेंज से। मतलब 2 पार्टिकल्स की वेलोसिटी इंक्रीज करेगी तो साथ के साथ 2 पार्टिकल की वेलोसिटी उसी रेशियो में डिक्रीज कर जाएगी। तो इसका मतलब एवरेज वेलोसिटी जब आप सभी पार्टिकल्स की निकालोगे तो वो एवरेज वेलोसिटी आपकी कितनी निकल के आएगी, 0 निकल के आएगी। और यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो ये PVX का आप अगर एक ग्राफ ड्रा करो तो वो PVX का ग्राफ विद क्या करो, आप एक एक्सिस पे तो Vx ले लो और दूसरी पे PVX ले लो जो फिगर 2.8 है। तो आप क्या देखोगे, दिस ग्राफ इज सिमेट्रिकल अबाउट Vx इज इक्वल टू 0। ठीक है, उसके बाद आपके पास क्या है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी। भाई प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन अगर आप बात करो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट की या x की ऐसी वेलोसिटी जिसकी वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है, वेलोसिटी का ऐसा x कंपोनेंट जिस x कंपोनेंट के कोरस्पोंडिंग आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं। ध्यान से सुनना इस बात को, जिस x के कोरस्पोंडिंग आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल रहे हैं उस x के कोरस्पोंडिंग जो Vx के कोरस्पोंडिंग जो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी। कि भाई जहाँ पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल, अब Vx की अलग अलग वैल्यूज़ होंगी, जैसे Vx की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, Vx की वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, Vx की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, Vx की वैल्यू 50 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, 100 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, या 200 मीटर पर सेकंड भी हो सकती है, या उससे ज़्यादा वैल्यू भी हो सकती है। लेकिन हम ये देखते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड पे आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स की जो Vx की वैल्यू है वो 50 मीटर पर सेकंड है। तो हम बोलेंगे कि वो जो उस Vx के कोरस्पोंडिंग जो आपको प्रोबेबिलिटी मिलेगी, उस Vx के कोरस्पोंडिंग अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो वो प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। भाई जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उस स्टेट के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी भी मैक्सिमम होगी। अगर कोई भी मैक्सिमम वैल्यू है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। तो उस Vx के कोरस्पोंडिंग प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी, दैट मीन्स d/Vx और PVX 0 के इक्वल आ गया। और इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करो, PVX की वैल्यू हम निकाल चुके हैं पहले ही, 2.58 में क्या है, PVX dVx है, दोनों तरफ dVx कट गया तो बच गया क्या, PVX। भाई PVX dVx का मतलब क्या है कि dVx वेलोसिटी रेंज में आपके कितने पार्टिकल्स आएंगे। अगर आप dVx वेलोसिटी रेंज की बजाय केवल एक वेलोसिटी Vx की बात करो कि उस वेलोसिटी Vx के कोरस्पोंडिंग कितने पार्टिकल होंगे, तो दोनों तरफ से dVx हट जाएगा, m/2 kT की पावर हाफ e⁻ mvx square/2 kT आपके पास बच जाएगा इसमें। ठीक है, और ये आपके पास बच जाएगा तो यहाँ से आप इसको क्या कर दोगे, इस वैल्यू को यहाँ पुट करके और उसको 0 के इक्वल पुट कर दोगे उसके डिफरेंशिएशन को। तो अब इसका डिफरेंशिएशन d/dvx ऑफ m/2 kT की पावर हाफ e⁻ mvx square/kT। अगर आप इसको 0 के इक्वल पुट कर दो तो ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू m/2 kT बाहर निकल गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, e⁻vx square/2 kT का डिफरेंशिएशन यही रहा। उसके बाद फर्दर आप mvx square/2 kT को डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, -2m इंटू vx/2 kT इज इक्वल टू 0। और यहाँ से आप देखोगे कि m/2 kT 0 नहीं हो सकता क्योंकि सभी की वैल्यूज़ हैं। अब उसके बाद e⁻, ये भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। ये 0 कब होगा, जब आपकी e⁻∞ आ जाए। और e⁻∞ कब आएगा, जब आपका k की वैल्यू 0 हो जाए या टेम्परेचर 0 हो जाए। k की वैल्यू तो k तो कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू 0 हो नहीं सकती। और टेम्परेचर भी हमने पढ़ा था कि हम 0 केल्विन अचीव कर नहीं सकते।
ठीक है। 0 केल्विन हमने बोला था ना कि 0 केल्विन इज द अनअचीवेबल टेम्परेचर, क्योंकि एफिशिएंसी कितनी हो जाती है 100% एफिशिएंसी, और वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बोलता है कि वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब टी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। तो अब इसमें ज़ीरो क्या होगा, वी एक्स ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा कि आपकी वी एक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी ज़ीरो के इक्वल। और जब आपका वी एक्स ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा, दैट मीन्स जब आपकी प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है उस केस में वी एक्स कितना है, ज़ीरो है। और जो प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन था उसमें हम क्या पुट कर देते हैं, जो पी वी एक्स आपने पुट किया था ना यहाँ पे, उसमें हम पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो। तो पी वी एक्स आपके पास किसके इक्वल है, जो इक्वेशन 2.61 m बाई 2 पाई के टी की पावर हाफ ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स स्केयर बाय 2 के टी। और पी वी एक्स मैक्सिमम, पी वी एक्स मैक्सिमम का मतलब ऐसा वेलोसिटी कंपोनेंट जिसके लिए प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, या मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी के केस में वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो है, ठीक है। तो जब वो पुट करोगे आप वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो इन इक्वेशन 2.61, तो ये आप ई रेज टू पावर माइनस एम वी एक्स केरता है, वी एक्स की जगह जीरो पुट करते ही ये बन गया ई रेज टू पावर ज़ीरो। और ई रेज टू पावर ज़ीरो कितना होता है, वन, किसी की पावर भी ज़ीरो उसका मतलब वन। तो पी वी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, m बाई 2 पाई के टी है, n नहीं है, n सा दिखाई दे रहा है, n नहीं है, ये 2 पाई के टी है, 2 पाई के टी जो ये यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये n नहीं है ना हो करके क्या है 2 पाई के टी की पावर हाफ है, ठीक है। तो ये क्या आपके पास हो गई, ये जो पी वी मैक्सिमम आ गई, दिस गिव्स दी पीक वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड वी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज द मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी। पी वी एक्स मैक्सिमम क्या है आपके पास, मैक्सिमम प्रोबेबल वेलोसिटी है। अब हम देखेंगे कि पी वी एक्स मैक्सिमम की हमने वैल्यू निकाल ली। अब इस पी वी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है। इसका मतलब पी वी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू एम के बढ़ने के साथ तो इंक्रीज करेगी और टी के बढ़ने के साथ क्या करेगी, डिक्रीज। अगर टी ज़्यादा होगा तो पी वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, कम होगी, और टी कम होगा तो पी वी मैक्सिमम की वैल्यू ज़्यादा होगी। अगर सेम आप कंपाउंड की बात, सेम आप सिस्टम की बात करो, जैसे हाइड्रोजन का सिस्टम ले लिया, हीलियम का ले लिया, ऑक्सीजन का, तो उसको अलग अलग टेम्परेचर पे आपने ले लिया, तो जहाँ पे टेम्परेचर आपका ज़्यादा होगा वहाँ पे तो पी वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, आपकी कम होगी, और जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पी वी मैक्सिमम की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। जैसे फिगर 2.1 में आप देखोगे ना, एक ग्राफ बना रखा है वी एक्स और पी वी एक्स के बीच में। तो जो पी वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू है, पी वी एक्स मैक्स का मतलब हो गया कि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू, अगर टेम्परेचर आपका 150 केल्विन है तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं 4 और 5 के बीच में लाई कर रही है। लेकिन अगर आप उस टेम्परेचर को 600 केल्विन कर देते हो तो हाई टेम्परेचर पे पी वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू, हाइयर टेम्परेचर पे पी वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 2 और 3 के बीच में कहीं लाई कर रही है। दैट मीन्स पी वी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पे कम हो गई। अब हम बात करेंगे ये जो ग्राफ बन रहा है आपका, इसके अंदर टोटल एरिया की। तो इसके ग्राफ के अंदर जो टोटल एरिया आपका बनेगा वो टोटल एरिया क्या होगा, डिपेंड करेगा। अगर पी वी मैक्सिमम की वैल्यू, पी वी एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ज़्यादा है तो एरिया जो आपका ग्राफ है वो कैसा हो जाएगा, थोड़ा सा उसके विड्थ कम हो जाएगी। और अगर आपका पी वी एक्स मैक्सिमम की वैल्यू कम है तो ग्राफ की विड्थ बढ़ जाएगी, वो ग्राफ फ्लैट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो आपका प्रोबेबिलिटी फंक्शन है उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन की टोटल वैल्यू किसके इक्वल होती है, यूनिटी के इक्वल होती है। भाई प्रोबेबिलिटी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। और अब हमारे पास ये हम क्या दिखा रहे हैं, सभी पार्टिकल्स का, जो हमारे पास मान लो एक सिस्टम के अंदर 10 पार्टिकल्स हैं या सिस्टम के अंदर 10 मॉलिक्यूल्स हैं, और वो 10 मॉलिक्यूल्स आपके क्या हैं, अलग अलग उनका वी एक्स कंपोनेंट की वैल्यू है, वेलोसिटी का जो एक्स कंपोनेंट है उन सभी मॉलिक्यूल्स के लिए या उन सभी पार्टिकल्स के लिए वी एक्स की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है। कि पहले पार्टिकल के लिए वी एक्स कंपोनेंट की ये रेंज होगी, दूसरे पार्टिकल के लिए ये रेंज हो गई। अब क्या हो गया, अब हमने एक डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया, उस डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग हमने अप्राइरी प्रोबेबिलिटी लिख दी कि भाई आपका मान लो 10 मीटर पर सेकंड में 3 पार्टिकल हैं, 20 मीटर पर सेकंड में आपके 2 पार्टिकल्स हैं, 50 मीटर पर सेकंड में आपके 4 पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और आपका
5 मीटर पर सेकंड में एक पार्टिकल है। इस तरह से हमने 10 पार्टिकल्स का क्या कर दिया, अपना डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया। तो अब उसी के अकॉर्डिंग जहाँ पे 3 पार्टिकल्स थे वहाँ पे जाने की प्रोबेबिलिटी 3/10 हो जाएगी। जहाँ पे 4 पार्टिकल्स हैं जिस प्रोबेबिलिटी रेंज में वेलोसिटी रेंज में, वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी आपकी 4/10। जहाँ पे 2 है वहाँ पे 2/10, जहाँ 1 है वहाँ क्या हो जाएगी 1/10। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो जाएगा आपके पास। लेकिन जब आप इन सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करोगे, सभी प्रोबेबिलिटीज़ को ऐड करने का मतलब आपने सभी पार्टिकल्स को या सभी वेलोसिटी रेंज को इंक्लूड कर लिया, तो वहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 1 आएगी। वही 10 के 10 पार्टिकल्स की, या जो आपकी लोकेशंस थी, जो वेलोसिटी की पोजीशंस थी, उन 10 की 10 पोजीशंस की आपने क्या कर ली, वेलोसिटी प्रोबेबिलिटी को ऐड कर लिया, तो उसका सम किसके इक्वल आएगा 1 आएगा। क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। ठीक है, कि मतलब कोई भी इवेंट होने, जैसे मान लो सपोज आपने एक डाइस को थ्रो किया और उसमें 1 से 6 तक नंबर आएंगे। अगर नंबर 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, नंबर 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 1/6, इवन आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/6, ओड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी 3/6। हम बोलें कि एक 6 से छोटा या 7 से छोटा नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, तो 6/6 1 हो जाएगी। उसमें चाहे आपका 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 6 आए, चाहे आपका 5 आए, सभी चीज़ें क्या हो जाती हैं उस केस में हम लोग उसको इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो आपका बेसिकली टोटल प्रोबेबिलिटी, सभी प्रोबेबिलिटीज़ का जो सम होगा वो किसके इक्वल आना चाहिए 1 आना चाहिए। और सभी प्रोबेबिलिटीज़ का सम का मतलब हो गया जो आप ये वेलोसिटी और प्रोबेबिलिटी के बीच में एक ग्राफ ड्रा कर रहे हो, इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा वो क्या दिखाएगा आपका टोटल सम ऑफ प्रोबेबिलिटी फंक्शन। जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का, सभी का प्रोबेबिलिटी फंक्शन का आप सम कर दोगे तो उसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दैट मीन्स क्या हो गया, इस एरिया की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो आपकी अगर इस एरिया की वैल्यू 1 होनी चाहिए, तो अगर आपकी इस ग्राफ की हाइट बढ़ जाएगी तो एरिया तो 1 होना है। एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अगर आपकी हाइट बढ़ गई तो आपकी विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और हाइट कम हो गई तो विड्थ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो जहाँ पे हाइट कम हो रही है वहाँ पे आपका ग्राफ फ्लैट हो जाएगा, और जहाँ पे विड्थ आपकी हाइट ज़्यादा है वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ग्राफ नैरो हो जाएगा। ठीक है, यही चीज़ इसने क्या बता रखी है यहाँ पे। अगर आपकी Vx की वैल्यू देखो, ये हमने डिस्कशन कर लिया कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो उसके साथ क्या होगा, आपका जो ग्राफ होगा वो स्प्रेड हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो आपकी वेलोसिटी की जो पीक वैल्यू, जो प्रोबेबिलिटी की पीक वैल्यू है वो कम हो चुकी है। वही चीज़ यहाँ पे एक एग्जांपल लेके बता रखी है जो 7th नंबर दिखाई दे रहा है उसमें, कि हम एक केस ले लेते हैं जब आपकी PVX की वैल्यू कम होके 1/e PVX मैक्सिमम तक पहुँच जाती है। तो उस केस में हमने निकाल लिया, जब उस इक्वेशन को इंक्लूड किया इसके अंदर, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, Vx की वैल्यू √2kT/m निकल के आ गई। तो ये भी क्या शो करता है, विच शोज दैट फॉर लार्ज टी द स्प्रेड ऑफ कर्व इज लार्जर। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ से भी, लेकिन हम जनरल डिस्कशन जैसे हमने किया है वैसे कर सकते हैं इसका। ठीक हो गया। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, जो जब ये हमने तीनों रेंजेस इंक्लूड कर ली, Vx एंड Vx प्लस DVx, Vy एंड Vy प्लस DVy, Vz एंड Vz प्लस DVz, वो हमको क्या कौन सी इक्वेशन देती हैं, जो आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन की वैल्यू है वो इक्वेशन 2.56 जो हम कल डिस्कस कर चुके हैं, वो इक्वेशन हमें यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब हमने ये सारे डिस्कशन कर लिया कि मैक्सवेल प्रोबेबिलिटी वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के क्या क्या कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। एक चीज़ और इसमें, एज v टेंड्स टू इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी, PVX टेंड्स टू 0, अगर आपकी जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का उसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाए या प्लस इन्फिनिटी हो जाए, उस केस में PVX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसका मतलब आपकी Vx की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी नहीं हो सकती। जब Vx की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो गई या माइनस इन्फिनिटी हो गई तो इसका मतलब हो गया कि आपके कोई भी ऐसे पार्टिकल नहीं है जिनकी वेलोसिटी का x कंपोनेंट इन्फिनिटी हो सके। ऐसा कहाँ से आया, जो हमने इक्वेशन देख रहे हैं ना, हमारे पास जो इक्वेशन है इसकी बेसिकली इक्वेशन नंबर जो आपकी PVX की इक्वेशन 2.61 है, PVX = m/2π kT की पावर हाफ e⁻⁻mVx² /2 kT।
तो इसमें हम क्या देखेंगे कि अगर आपकी Vx की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर आपकी Vx की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो गई तो प्लस इन्फिनिटी का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, अगर Vx इन्फिनिटी है तो इन्फिनिटी का स्क्वायर हो गया, और इन्फिनिटी के स्क्वायर को आप, इन्फिनिटी का स्क्वायर भी इन्फिनिटी ही होता है, और इन्फिनिटी को किसी के चीज़ के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी इन्फिनिटी होगा, तो इन्फिनिटी को m के साथ मल्टीप्लाई करोगे या इन्फिनिटी को बाई 2 के टी से डिवाइड करोगे तो आपका क्या बचेगा, इन्फिनिटी ही बचेगा, मतलब ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी बचेगा। एंड ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है, ज़ीरो होती है। तो इसका मतलब पी वी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी इस केस में, ज़ीरो की वेलोसिटी क्या हो गई आपके, मतलब इस कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, ज़ीरो हो गई। दूसरा, अगर आपकी वी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो जाए तो वी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी होने से क्या हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी का स्केयर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी स्केयर, और उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी स्केयर ही रहेगा, और ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी स्केयर या ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू फिर से क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब अगर आपकी वी एक्स की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी हो चाहे वी एक्स की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हो, उस केस में आपकी पी वी एक्स की वैल्यू कितनी होगी, आपकी पी वी एक्स की वैल्यू ज़ीरो रहेगी। दैट मीन्स आपके पार्टिकल्स जो हैं उन पार्टिकल्स का एक्स कंपोनेंट की वैल्यू, उन पार्टिकल्स के एक्स कंपोनेंट की वैल्यू आपके पास इन्फिनिटी नहीं हो सकती। अगर इन्फिनिटी है तो दैट मीन्स उस रेंज में कोई भी पार्टिकल आपका लाई नहीं करेगा। ठीक है, इससे आगे का नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे एक लेक्चर में, और ये यूनिट हमारी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है भाई, थैंक यू।